Hello everyone, welcome to Must Chemistry channel, and on Must Chemistry channel I'm starting a revision course for upcoming NEET, and this course is very much beneficial for the students who have already completed their 11th and 12th portion and now they want to revise the whole thing. So the duration of this course is around 3 to 4 months, and in 3 to 4 months we will try to cover each and every chapter that is coming in your NEET. So this course is going to be very helpful for the sincere students, and if you want to check whether is it beneficial for you or not, to just start by watching a first lecture. So see, in the first lecture we are starting an important chapter, and the chapter goes like this. The chapter name is basic chapter name is basic concepts in chemistry. Okay, this is the name of our first chapter, and in short हम इसको बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं आपको बता दूं कि इसका वेटेज रहता है एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, और इसका जो एप्लीकेशन है आप बहुत अच्छे से जानते हो. आगे जो फिजिकल में आने वाले चैप्टर्स है उनमें भी इसका जो है वो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है. तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सम बेसिक पार्ट, because basics are also important, these basic definitions. Why? Because now the paper of NEET has become comprehensive, so you should know the basic definition properly, not just to memorize the definition but to understand the definitions, right? So the first thing that we are starting is matter. Okay, so if I ask you define matter, so we say anything that has mass and occupies space is called matter, right? And if I ask you matter, it is made up of tiny particles called atoms. ठीक है, तो जो मैटर बना होता है वो किसका बना होता है? एटम्स का. टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स. ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है क्या ये मैटर है. ठीक है, आप बताइए क्या एयर मैटर है? बोलिए जल्दी से. ठीक है, यस, एयर इज़ अ मैटर, एयर हैज़ अ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. अब अगर हमें इसको प्रूफ करना है कि यार ये मैटर कैसे है, इसका मास कैसे है, तो एक खाली फुटबॉल लो और एक भरा फुटबॉल लो, दोनों के वेट में या दोनों के मास में आपको क्या दिखेगा? डिफरेंस दिखेगा. और अगर हमें ये सेटिस्फाई करवाना है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता है, तो आप फुटबॉल में हवा भरो तो आप देखोगे कि वो फूल जाएगा. तो फूल जाने का मतलब ही क्या है कि वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो यस, एयर इज़ अ मैटर. बहुत ही सिंपल सी बात है. ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में इसको पढ़ा है तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया इस पर्टिकुलर टॉपिक का होना चाहिए. अब हम बात करते हैं कि हम मैटर को क्लासीफाई कैसे करते हैं. ठीक है, तो देखिए हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में. ओके, पहले को हम बोलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी इज प्योर सब्सटेंस. ओके, एंड द सेकंड कैटेगरी इज मिक्सचर, राइट? तो अब अगर मेरे को प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करना है तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जो या तो एक ही तरह के एटम्स के बने हो या फिर वो किसके बने हो? एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के. उनको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस. जैसे आपको मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे को उसका आंसर बताएंगे. ओके, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम. ठीक है, आपको बताना है क्या ये प्योर सब्सटेंस है? यस,
किससे बना है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम की एटम से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम से बना है, तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं O2 की, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है O2 जो है वो एक प्योर सब्सटेंस भी है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इट इज़ प्योर सब्सटेंस एज वेल एज हम इसको बोल सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट किसको बोला जाता है? जो सेम टाइप के एटम से बना हो उसको बोलते हैं हम एलिमेंट। मैग्नीशियम से बना है, ठीक है। ये भी, इसका भी आंसर सेम आएगा, प्योर सब्सटेंस भी और एलिमेंट भी है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यस इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो यस इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन अब मैं इसमें दो तरह से आंसर बोल सकता हूं इसको। अब आप इस बात को समझना, इसको मैं मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो यस इट इज़ अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, ठीक है। और एक ये प्योर सब्सटेंस भी है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें हम ले सकते हैं एक और एग्जांपल, लेट से O3 ले लेते हैं। तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, लेकिन और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एलिमेंट भी बोल सकता हूँ, जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो, ठीक है। और इसको सिंस इट इज़ एग्जिस्टिंग इन अ बॉन्डिंग फॉर्म, सो वी आर कॉलिंग इट अ मॉलिक्यूल, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंस है उनको हम एक और क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा H2O, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कि जो H2O है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, मेड अप of different type of atoms, made up of different type of atoms, when they combine in a fixed ratio are called कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऐसे प्योर सब्सटेंस जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बने हों, जब उनको कैसे कंबाइन किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कैसे कंबाइन किया जाए? इन अ फिक्स्ड रेशियो। जिन फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन किया जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं गाइस? कंपाउंड। मतलब बोलने की ये बात है कि जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, उसको बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा? कंपाउंड। तो अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एलिमेंट जो होगा वो सेम टाइप ऑफ एटम से बनेगा। एलिमेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है या एटॉमिक फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन जो कंपाउंड है वो भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट में तो एक ही टाइप के क्या होने चाहिए? एटम्स होने चाहिए। तो अगर आपको समझ आ चुका है तो मेरे को एक बात बताइए, जो H2O है इसके मैं क्या क्या आंसर्स बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ प्योर सब्सटेंस? यस, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, ठीक है। क्या मैं इसको एलिमेंट बोल सकता हूँ? क्या एलिमेंट नहीं बोल सकता, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड, ओके। व्हाट इज इट? इट इज़ अ कंपाउंड, ओके। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इस तरह का बन सकता है। कैसा बन सकता है? तो मैं एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत जो डिस्कशन है वो किसका करते हैं आप? मिक्सचर का, ठीक है। तो आइए मिक्सचर की बात कर रहा हूँ मैं अब आप लोगों से।
अब देखिए मिक्सचर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, ये दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस। दो तरह के मिक्सचर्स, एक होता है होमो और एक हमारे पास क्या होता है गाइस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस का सिंपल सा मतलब है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिनकी कॉम्पोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ एक एग्जांपल, NaCl प्लस वाटर, ये लिख दिया मैंने एक एग्जांपल, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि NaCl और पानी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब कैसे मिक्स किया, कि कोई डेफिनेट अमाउंट डालना पड़ेगा क्या मिक्सचर बनाने के लिए, नहीं, आपके पास अगर पानी का गिलास है उसमें आप नमक डाल दो, आपका मिक्सचर बनके तैयार है। तो अगर मेरे को मिक्सचर को डिफाइन करना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन इन एनी रेशियो। ठीक है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन इन एनी रेशियो, रैंडम मिक्सिंग कर सकते हो आप, उस जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब मान लो जब आपने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, तो मेरे को एक बात बताओ कि यार तुम्हें पता चल रहा है कि सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ हैं, दिखते हैं क्या वो वैसे मिक्सिंग करने पे, या शुगर को मान लो पानी में मिक्स कर दिया तो क्या आपको वो दिखते हैं क्या पार्टिकल्स, नहीं दिखते हैं ना। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब जिनकी बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशंस आर नॉट विजिबल, और आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओ, उनको जनरली हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें हिट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इनका अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो इनका कंपोजिशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, इनका कंपोजिशन रहेगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, मतलब कि इनके केस में जो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है वो आपको विजिबल होंगे। जैसे बोलने का क्या मतलब है, जैसे गाइस अगर मैं बात करूं सैंड प्लस पानी, सैंड प्लस पानी, क्या लगता है आपको, क्या जब आप सैंड और पानी को मिक्स कर रहे हैं, रैंडमली मिक्स कर रहे हो, तो क्या आपको दिख रहा है सैंड का है, बिल्कुल दिखता है, राइट। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें वो बाउंड्रीज हमें दिख जाए उनको हम क्या बोलते हैं एवरीवन, उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मिक्सचर। अभी और भी इन पे छोटी मोटी बातें हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एक स्पेशल पॉइंट बताता हूँ कि मान लो आपसे कोई पूछ ले कि मिल्क क्या है, पेंट क्या है, ये किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, तो यूजुअली जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आर नॉट विजिबल, तो जब स्टूडेंट मिल्क के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि यार मेरे को तो कोई डिफरेंशिएशन तो दिख नहीं रहा है, कुछ मतलब अलग तो दिख नहीं रहा है, तो वो सोचता है कि मिल्क जो है वो होमोजीनियस है। लेकिन 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 मैं आपको बता दूँ मिल्क कैसे बना होता है, ऑयल प्लस वाटर, दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। और ये जो मिल्क है, ये जो पेंट है, इनको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप के मिक्सचर्स बोलते हैं इनको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए जो सोल्यूशन है वो भी 3 तरह के होते हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन सोल्यूशन। ठीक है, और वो डिपेंड करता है जो हमारे पास साइज रहता है पार्टिकल्स का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखता है जो मिल्क और पेंट है, पहले ये सिलेबस में था चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के नाम से, लेकिन अब नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिए जो मिल्क और पेंट हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, वो है एक कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल। और जो कोलाइडल सोल्यूशन हैं वो नेचर में होते हैं हेट्रोजीनियस। कैसे होते हैं नेचर में, हेट्रोजीनियस। क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, मैटर 2 तरह का, प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से ही बनता है, कंपाउंड कब बनता है, व्हेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो लिखा होना बहुत ज़रूरी है, बट दोनों के दोनों ही क्या हैं, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे इस पे हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन बनाते हैं कि यार इस पे जो अगर कुछ क्वेश्चन अगर हमारे पास आ गया तो वो क्वेश्चन किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो आई एम फ्रेमिंग वन क्वेश्चन हियर
और आप लोगों को इसका आंसर करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सॉरी, ओके। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है लिस्ट 1 और ये है लिस्ट 2। और लिस्ट 1 में लिखा है प्योर सब्सटेंस, फिर लिखा है मॉलिक्यूल, फिर लिखा है कंपाउंड, फिर लिखा है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, कुछ ऐसे लिखा है, राइट। और लिस्ट 1 में हमें दे रखा है ए, चलो O2 ले लेते हैं, बी जिंक ले लेते हैं, सी NaCl और ब्रैकेट में लिखा है एक्वस ले लेते हैं, ठीक है, डी CO2 ले लेते हैं, ओके। अब मान लो कि कुछ ऑप्शन ना इस तरह के बन रहे हैं कि आपको इसको बैच करना है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस क्वेश्चन की कि ए के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो चलो भाई सब लोग पहले दिमाग लगाओ और आंसर बताओ। तो अगर मैं बात करूँ O2 एक एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस तो है ही, ठीक है। और ये O2 का कौन सा फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो ये एक मॉलिक्यूल भी है। बताइए क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड है, नहीं, कंपाउंड तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनता है, तो कंपाउंड भी नहीं है। और इसमें तो एक से ज़्यादा सब्सटेंस की आप मिक्सिंग नहीं कर रहे हो, तो ये मिक्सचर भी नहीं है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ ए का जो आंसर है वो आ गया 1, एक आंसर आ गया हमारे पास 1,2, ठीक है। चलिए अब आप सोचेंगे बी का आंसर, देखो आपको पढ़ा चुका हूँ, बस आपको अप्लाई करना है। बी का बताएं, एक टाइप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना है, तो बताइए प्योर सब्सटेंस तो है बिल्कुल, तो बी का तो 1 आ गया। अब क्या ये मॉलिक्यूल है क्या, नहीं मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल में तो एक से ज़्यादा एटम होने चाहिए ना, तो मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। ये एटॉमिक फॉर्म है जिंक की, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल नहीं है, ओके। नेक्स्ट आता है क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड है, ठीक है। तो देखिए ये कंपाउंड भी नहीं है, तो बी का आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, मॉलिक्यूल। अच्छा इसमें एक मिनट, इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लो आप लोग, फिफ्थ में एलिमेंट भी ऐड कर लो, आई थिंक ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा फिर, ठीक है। फिफ्थ में आप ऐसा करो एक बार एलिमेंट भी ऐड कर लो। अब मेरे को आप बताओ पहले ए का आंसर, तो ए में आ गया प्योर सब्सटेंस आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल है, और इसको मैं फिफ्थ भी बोल सकता हूँ, ये एलिमेंट भी है, ठीक है। जैसे अब बी का आ गया हमारे पास, ये है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के साथ साथ ये एलिमेंट भी है, फिफ्थ भी है, ठीक है। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, ओके। चलिए अब आते हैं सी पे, चलो देखना। अब ध्यान रखें यहाँ पे NaCl अकेला नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है NaCl एक्वस, मतलब NaCl को आपने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो अगर पानी में डाल दिया तो फिर ये जो है ये एक मिक्सचर है, और कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस। तो इसमें आएगा C का 4। क्या ये प्योर सब्सटेंस है, नहीं। क्या ये मॉलिक्यूल है, नहीं, ये तो NaCl प्लस पानी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक सिर्फ प्लीज़ क्या है, एक मिक्सचर है। C का आंसर आ गया 4। अब हम बात करते हैं D की, ठीक है। तो देखना आप इसका आंसर 1 आएगा, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल भी है, ये कंपाउंड भी है, ठीक है। क्या ये एलिमेंट है, नहीं है, तो डी किससे मैच होगा गाइस, 1, 2 और 3 से। आई होप सबको समझ आ चुका होगा। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो इस कॉन्सेप्ट पे नीट पे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, क्लियर, ओके। सो प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट कंटेन ओनली सेम टाइप ऑफ एटम्स। चलिए आई होप इट इज़ क्लियर, अब मैं इसको ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब हम आगे चलते हैं और ऐसा करते हैं कि एक नोट लिखते हैं, ठीक है, और हम नोट में कुछ बातें डिस्कस करते हैं जो कि बहुत काम की हैं।
तो देखो इसमें मैं जो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ले रहा हूँ वो है जो NaCl है, अकेला NaCl। किस किस को पता है कि ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री में ना कभी ये सोचना हो कि आयनिक है या कोवलेंट है, तो इसका एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इससे आंसर्स आते हैं। आप ऐसा फील करोगे कि आप कैटायन अनायन के बारे में सोच पा रहे हो, तो अगर सोच पा रहे हो तो वैसे कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? आयनिक। जैसे मेरे को 2-3 आंसर बताना, NaCl आयनिक, KCl, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा, मैं आपको पहले बता दूं। KCl क्या है? KCl भी आयनिक है। KCl भी क्या है? आयनिक। अमोनियम क्लोराइड क्या है? वो भी आयनिक है। AgF क्या है? वो भी आयनिक है। ठीक है, लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास AgCl है वो हमारे पास AlF3 है, सॉरी AlF3 है, वो आयनिक है, और AlCl3 जो है वो कोवलेंट है, जो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आपको सोचना है तो आप ऐसे सोच सकते हो। तो NaCl क्या है? आपका एक आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए जो आयनिक कंपाउंड की एक बात, खास बात क्या है, दे एग्जिस्ट एज अ लैटिस। ठीक है, ये किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं? ये दे एग्जिस्ट एज अ लैटिस, एक लैटिस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब दे कांट एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आयनिक कंपाउंड है वो सिंपल एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं NaCl के क्रिस्टल की आपको थोड़ी सी बात बताऊं, तो ये जो Na+ है ना, इसको 6Cl- ऐसे सराउंड करके रखते हैं, तो इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो एक तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, जैसे ये पूछी जा सकती है NaCl कैन एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट कांट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। तो इनके लिए जो आयनिक कंपाउंड हैं हमारे पास, ठीक है, इनके लिए हम मॉलिक्यूल नहीं डिफाइन करते हैं, इनके लिए हम डिफाइन करते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या डिफाइन करते हैं? फॉर्मूला यूनिट। और इनके लिए इवन हम मॉलिक्यूलर मास भी डिफाइन नहीं करते, क्योंकि होता ही नहीं है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो कैसे डिफाइन करें? तो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं गाइस फॉर्मूला मास। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला मास इज डिफाइंड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ट्रू या फॉल्स? तो यस इट इज ट्रू। आयनिक कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल, फॉल्स, इट इज फॉल्स। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सबको? बताइए। गुड। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट में हम ऐसा करते हैं कि एक बहुत फेमस थ्योरी है जिसको पूछा जाता है बीच बीच में, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम पहले बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स की। कि डाल्टन्स ने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए। ओके, तो चलिए एक बार समझते हैं क्या क्या था। तो देखो उसने बोला कि मैटर बनता है एटम से, स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स एटम। और डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम्स हैं वो कैसे हैं नेचर में? इनडिविजिबल, कि उनको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जो कि हमें पता है कि सच नहीं है। एटम के अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर अगर हमसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन, तो हमें वही बोलना पड़ेगा कि भाई डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स आर इनडिविजिबल, बट वो जो कि एक लिमिटेशन है, हम आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, इन डिविजिबल
इन नेचर, जो कि क्या होता है हमारे पास, इनडिविजिबल होते हैं नेचर में, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग। बाद में हम देखेंगे कि ये लिमिटेशन है इसका, लेकिन जो डाल्टन ने कोट किया हमें यही बोलना। मान लो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो पॉस्टुलेट दिया था उसमें उसने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, जो कि गलत है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन से है, ठीक है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात इसने क्या बोली कि किसी भी सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब कि उन सारी एटम्स का जो शेप होगा, जो साइज होगा, जो मास होगा, वो सब का सब क्या होगा, सेम, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल और ऐसे लिखते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास, शेप एंड साइज, ठीक है। ये इसका दूसरा पोस्टुलेट था। अब हम देखेंगे आगे चल के कि भाई इसका भी लिमिटेशन है, ठीक है, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू डाल्टन तो हमें बोलना पड़ेगा। तीसरी बात क्या बोली डाल्टन भाई ने, तो देखो तीसरी बात इसने क्या बोली कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें बोलता है कि एटम्स का ट्रांसफर होता है, और एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटल्स। हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब एटम्स इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। तो इन अ chemical reaction, reorganization of atoms take place, ठीक है, ये बोला उसने। तो ये जो थे हमारे पास तीन, ये बेसिकली हमारे पास पॉस्टुलेट है किसके, डाल्टन्स के, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं। ओके, फर्स्ट जो कि हम बात ही कर रहे थे, एटम्स कैन बी फर्दर divided into subatomic particles called electron, proton and neutron, ठीक है। एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, क्लियर है। तो एक तरह से जो मैं इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो हम बोल सकते हैं कि डाल्टन की लिमिटेशन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम कैसा था, इनडिविजिबल, लेकिन उसको डिवाइड किया जा सकता है। सिमिलरली दूसरी हम बात करते हैं आइसोटोप्स, ये भी एक्सेप्शन है। आइसोटोप्स के लिए भी डाल्टन थ्योरी फेल होगी। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम, ठीक है। अब आप एक बात नोटिस करो कि ये सब के सब जो हैं वो तो सेम एलिमेंट के एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट आप देखो इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट दे आर हैविंग अ डिफरेंट मास। सो ये तो होना नहीं चाहिए था डाल्टन के अकॉर्डिंग, लेकिन हो रहा है। तो आइसोटोप भी इसका क्या है, एक्सेप्शन है। हो सकता है जब डाल्टन की थ्योरी आई थी, बहुत पुराने टाइम में आई थी, तो उस टाइम आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। उसी तरह से गाइस हमारे पास एक और एक्सेप्शन है जो है आइसोबार्स। जैसे अगर मैं बात करूं आर्गन 4018, कैल्शियम 4020,
ठीक है। तो ये एग्जांपल है आइसोबार्स का। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन वाह भाई वाह, इनका मास तो सेम आ गया। हैं ये डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन इनका मास क्या आ गया? सेम आ गया। तो यहाँ भी डाल्टन फंस गया। तो डाल्टन जो है वो आइसोटोप्स को भी एक्सप्लेन, आइसोटोप्स और आइसोबार को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हम आते हैं थर्ड लिमिटेशन पे, और ये जो लिमिटेशन है ये नीट 2025 में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारे पास होता है, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, एक होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। ये कुछ लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिनको मैं कवर करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि डाल्टन थ्योरी से ये भी एक्सप्लेन होगा, ये भी एक्सप्लेन होगा, ये भी एक्सप्लेन होगा। डाल्टन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर सकता है एक लॉ को छोड़ के। उस लॉ का नाम है गाइस गे-लुसैक्स लॉ। कौन सा लॉ? गे-लुसैक्स लॉ। इसको डाल्टन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किस लॉ को? गे-लुसैक्स लॉ को। और यही नीट 2025 में पूछा गया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन से लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो उसका नाम है गे-लुसैक्स लॉ। अब क्वेश्चन आता है कि सर गे-लुसैक्स लॉ को ये क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखिए इसको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं स्टोशियोमेट्री पे आऊँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे मान लो एक रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस H2O। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग बोलता था कि सिर्फ एटम ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ रिएक्शंस में आप देखोगे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, नॉट ओनली एटम्स। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन कंक्लूड कि ये गे-लुसैक्स लॉ को नहीं समझा पाया, ठीक है। अभी हम देखेंगे, टेंशन मत लेना गे-लुसैक्स लॉ के, अब वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर जिसको पता है उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि जो बात आप मोल्स के लिए बोल सकते हो वही बात आप वॉल्यूम के लिए भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बोल दो सब गैस है, इसका 1 मोल इसके हाफ मोल से कंबाइन हो रहा है, ठीक है, कम बैलेंस्ड है 1 मोल हाफ मोल से। तो सेम आप बोल सकते हो कि अगर इसका 1 लीटर लोगे तो इसका लगेगा कितना? 0.5 लीटर। इसी को बोलते हैं गे-लुसैक्स लॉ, पर इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इस लॉ को जो डाल्टन था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एटम क्या था? इनडिविजिबल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, वो तो डिवाइड हो जाता है फर्दर, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और मैंने 2-3 चीज़ें और बताई, कौन कौन सी? आइसोटोप्स और आइसोबार्स। क्लियर है? सो लेक्चर्स की जो लेंथ है वो हम थोड़ी शॉर्ट रखेंगे ताकि यू डोंट गेट बोर्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।